So as always we revise 149(1) Constitution of Board of Directors, first proviso increase in 15, second proviso woman director. Subsection 2 transitional provision, subsection 3 resident director, subsection 4 to 13 we left, that is independent director, audit committee के साथ करेंगे. 150 भी डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी साथ में होगी. 151 वी हैव डन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. 152 सबसेक्शन 1 फर्स्ट डायरेक्टर, सबसेक्शन 2 सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, subsection 3 every director must have DIN, subsection 4 declaration from director, subsection 5 consent from director, subsection 6 rotation of director, subsection 7 reappointment of the rotated director. 153 DIN application, 154 DIN allotment, 155 one must not have 2 DINs. Then 156 and 7 we did not. 158 everywhere you have to mention about DIN. 159 penalties for non-compliance with DIN. 160 was route 160. 161 subsection 1 additional alternate nominee casual vacancy. 162 two different resolutions required. 163 proportionate resolution required. 164 1, 2, 3 qualifications and disqualifications. This is non-compliance with annual return and all. Third one is private company can have more disqualifications. 165 maximum number of directorship. 166 duties of the director. 167 automatic vacation of the office of the director. 168 removal. 168 क्या था? What was 168? Resignation of the director. 169 removal of the director. 170, 171 and 172 we just left out. Just because सारे रजिस्टर्स एक साथ देखेंगे, सारी पेनल्टीज एक साथ देखेंगे, तो वो एक साथ करेंगे. तो इन 22 दिनों में 21 दिनों में ये सारी सेक्शंस हम लोगों ने खत्म की. अब इस वीक के अंदर, पूरा वीक तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन यस, चैप्टर नंबर 13 इज अगेन इंपॉर्टेंट. अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन्स. देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, मानो या ना मानो. कारण ये है सर कि आपसे जो पूछा जा रहा है, अगर हम चलें मॉड्यूल के ऊपर कि भाई हमसे सीए फाइनल में आप डायरेक्टर के बारे में जो पूछने वाले हो, तो आप कितना पूछने वाले हो, तो दे विल से कि सर 30 से 35% हमको डायरेक्टर पूछना है. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन दी हुई है हमने, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन ये अपन ने भी उठाया है. मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड सबसे आखिरी में उठाएंगे. तो देखो, जब उनको 30 से 35% यानी 20 से 25 नंबर का पूछना है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रखेंगे. और जब 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रखेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 2 क्वेश्चन इसके और 2 क्वेश्चन इसके, तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो इसका हो गई.
हालांकि ये टॉपिक नो डाउट अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और मीटिंग ऑफ द बोर्ड दोनों से कमजोर है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो बनता है ना सर, और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स, और 5 नंबर के डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन के लिए हम एफएम में कितनी तैयारी करते हैं? वही है अल्फा मॉडल, बीटा मॉडल, जमाने तरीके के मॉडल लगाते हो आप। CAPM मॉडल पढ़ रहे हैं, ये मॉडल पढ़ रहे, आ रहा है नहीं आ रहा है, नोबडी नोज। तो बॉस इंपॉर्टेंट ये है कि 20 से 25 मार्क्स के अंदर जब ये डायरेक्टर पूछा जाएगा तो 5 नंबर का रेम्यूनरेशन मिनिमम आएगा, और उन्हें मालूम है कि ये जो बच्चे हैं ये मिनिमम ये वाला रेम्यूनरेशन वाला टॉपिक जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसको थोड़ा बहुत याद करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नेम्ड एज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। बेटा अपॉइंटमेंट तो अपन ने देख लिया था, लेकिन वो आधा अधूरा देखा था, क्योंकि अपने को कुछ क्वालिफिकेशन देखनी थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर के बारे में। तो अपन ने 196 का कुछ पोर्शन पढ़ा था, लेकिन ठीक है, वो जितना पढ़ा था अपनी जगह है। जब अभी शेड्यूल 5 उठाऊंगा तो उसको मैं वापस उठाऊंगा, बट उसके बारे में मैं कल बात करूंगा। अभी अपन बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन। अब बात आती है कि ये मैनेजेरियल पर्सन में आते कौन कौन है। Who are included in managerial person? तो most of the time directors and manager। खत्म। डायरेक्टर में दोनों, होल टाइम, पार्ट टाइम प्लस मैनेजर। तो अब जब तक मैं इस चैप्टर में किसी और को इंक्लूड ना करूं, whenever I will talk about managerial person, you need to talk only about 2 persons, and they are directors and manager. Whomsoever director is that, whatever designation of director is there, but it would be covered. So, remuneration, appointment of managerial persons। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 197 क्या कहती है। कहती है ओवरऑल मैनेजेरियल, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। लो जी, ये सेक्शन का नाम खुद ही अपने आप में आपको बताता है कि ये क्या कहती है। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, और दूसरा एंड मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो हो गया नॉर्मल रेम्यूनरेशन, और आगे ये भी बताती है कि अगर रेम्यूनरेशन एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हुआ तो रेम्यूनरेशन कैसे देना। यानी पहली बात तो नॉर्मल केस में रेम्यूनरेशन क्या देना, और दूसरी बात इन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन कैसे देना। देखो मेरे को मालूम है आप सब लोगों ने ये इंटरमीडिएट में पढ़ा है, पर आज आप पाओगे कि इंटरमीडिएट में अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, एक ओवरव्यू लिया था, सिवाय उसके अपन ने कुछ भी नहीं किया है। इंटरमीडिएट वॉज ऑफ नो यूज एट ऑल।
It was just for the sake of doing a problem relating to managerial remuneration, बस उतना किया था। हाँ, उस पर अपन भले इतरा लेते हैं कि और अब तो मालूम है 1%, 11%, 3%, सर क्या है उसमें, और ये भयंकर है उसमें। अभी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। The total managerial remuneration payable by a public company, बहुत ही बढ़िया बात, और यहीं से गायब हो जाती हैं प्राइवेट कंपनीज। टोटल मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय public company to its director including managing director and whole time director and manager। तो बावा subsection 1 is talking about its directors including managing director, whole time director, manager। मतलब पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, एमडी हो, मैनेजर हो। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी लिमिट में डिसाइड करूंगा वो एक फाइनेंशियल ईयर की होगी। ओके, शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर कंप्यूटेड इन द मैनर ऑफ सेक्शन 198। भगवान की दया से 198 अपने को कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 198 का कैलकुलेशन मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसा मैट होता है कि नहीं, ऐसा ही एडजस्टमेंट 198 का होता है। लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट भी नहीं पूछता, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या पूछेगा? आप उसको तो भूल ही जाओ, वो तो मैटर ही अलग है। 198 अपन पढ़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो दे मॉड्यूल में भी नहीं दी हुई है, और वो कोई प्रॉब्लम आज तक पिछले 60 सालों में तो नहीं आया कि कहीं आया हो 198 पे कोई प्रॉब्लम। बाकी है बड़ा इंटरेस्टिंग 198, जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हो तो पसीने निकल जाते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। वो तो अपने को प्रॉब्लम में दिया होता है कि नेट प्रॉफिट ये है, अदरवाइज 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकालने जाओ आप, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड, मैट से कम नहीं हो ना। Total managerial remuneration payable by a public company to its director to including managing director, whole-time director, manager in respect of any financial year shall not exceed 11% of the net profit of the company for that financial year computed in manner laid down in 198, except that the remuneration of director shall not be deducted from the gross profit। बचपन में नहीं पढ़ते थे अपन एक प्रॉब्लम पार्टनरशिप में, है प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द पार्टनर्स रेमुनरेशन, और मैनेजर वो पढ़ते थे ना, मैनेजर का रेमुनरेशन मैनेजर की सैलरी हटाने के पहले, वही है। एक्सेप्ट दैट द रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाने दो। प्रोवाइडेड दैट company in general meeting may authorize the payment of remuneration exceeding 11% of the net profit of the company subject to provisions of schedule 5। शेड्यूल 5 के प्रोविजंस को फॉलो करो और मस्त रेमुनरेशन बढ़ा करके दो, जो 197 बोल रहा है। ओवरऑल 11% आप उसको बढ़ा के दो, no doubt about it। So total managerial remuneration payable by public company to its director including managing director and whole-time director and its manager in respect of any financial year shall not exceed 11% of the net profit of the company for that financial year computed in a manner laid down in 198। और अगर आप इस 11% से ज्यादा जाना चाहते हो भाई साहब, तो जाओ
लेकिन शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा, कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। 197 shall not apply to government company, नमस्ते, shall not apply to specified public company। कौन सी स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी? स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी का मतलब यहां क्या होता है? आईएफएससी कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, ध्यान रखना। तो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज पे भी नहीं लगेगा और गवर्नमेंट कंपनी पे भी नहीं लगेगा और प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं लगेगा। बस हमसे तो बोल दिया गया सीधी सी बात कि आप अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो ओवरऑल 11% दोगे ऑफ नेट प्रॉफिट। एमडी हो तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर हो तो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर हो तो मैनेजर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कुल मिलाकर के क्या देना है भाई साहब? 11%। इफ वांट टू एक्सीड गो टू शेड्यूल। देखिए आराम से not applicable to private, government, IFSC। इतनी बात अपने को मालूम। ये कही 197 सबसेक्शन 1। सिंपल। कितना बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, वो सब मैं बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेटा, एनईडी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन? पार्ट टाइम डायरेक्टर। दैट्स इट। चल आगे। होल टाइम डायरेक्टर तो ये रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर। चल अब धीरे धीरे फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेंगे। अगली बात, प्रोवाइडेड फर्दर दैट except with the approval of the company in general meeting by a special resolution। Provided further that except with the approval of the company in general meeting by special resolution, remuneration payable to any one managing director or whole-time director or manager shall not exceed 5% of the net profit of the company, and if there is more than one such director, remuneration shall not exceed 10% of the net profit of all such director and manager taken together। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। One of the best things we can have। Now हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है, दैट द रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शेल नॉट एक्सीड 5% of the net profits of the company, and if there is more than one such director
remuneration shall not exceed 10% of the net profits to all such directors and managers taken together. चलो, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ एमडी हुआ या सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर हुआ या एमडी प्लस होल टाइम डायरेक्टर हुए या एमडी या मैनेजर प्लस होल टाइम डायरेक्टर हुए और या सिर्फ एमडी या मैनेजर हुआ, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि या तो एमडी होगा या तो मैनेजर होगा। अब देखो जी, किसी भी कंपनी में आप जाओगे, पब्लिक कंपनी में, तो मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए आपको? मिनिमम कितने चाहिए? 3। तो अगर एमडी या मैनेजर है प्लस 2 होल टाइम डायरेक्टर, ओके, खाली 3 होल टाइम डायरेक्टर है, एमडी प्लस 1 एमडी प्लस 1 होल टाइम डायरेक्टर प्लस 1 पार्ट टाइम डायरेक्टर है, या एमडी प्लस 2 पार्ट टाइम डायरेक्टर। जरा ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एमडी है और 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं या 3 होल टाइम डायरेक्टर हैं या एमडी है और होल टाइम डायरेक्टर, वॉट एवर, जो भी कॉम्बिनेशन बने आपकी कंपनी में, किसी भी एमडी को, किसी भी मैनेजर को, किसी भी होल टाइम डायरेक्टर को अलोन can't get more than how much? More than 5% of net profit. And if you want to give more than 5% of the net profit, then what you have to do? अगर आपको देना है तो क्या करना पड़ेगा? If want to give, देना है आपको 5% से ज्यादा देना है, अलोन 5% से ज्यादा देना है, तो क्या करोगे? लिखा है ना वहां, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, रेम्यूनरेशन शेल नॉट एक्सीड 5%। तो सर, अगर मेरे को एक्सीड करना है 5%, तो जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। सो सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं अपने को। ओके, लेकिन ध्यान रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर प्लस होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो टोटल एग्रीगेट कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड इफ यू वांट टू गिव मोर, again you need general meeting, special resolution। क्या यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अप्रूवल की कोई बात हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी बात नहीं की हमने। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आई नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन से आपको बढ़ाना है, बढ़ा लो। अच्छा, अब एक बात समझ लो, मतलब वो जो पिछला चार्ट है
वो अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है। पिछला चार्ट बहुत क्लियर था कि ओवरऑल लिमिट कितनी है 11%, उसमें से मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक हो गए, होल टाइम डायरेक्टर एक हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक हो गए। इन दोनों को इंडिविजुअली मैक्सिमम 5% और ओवरऑल 10%। सुनिएगा ध्यान से। एंड if increased by SR in GM, and if you want to increase this overall, increase by Schedule 5। यहां तक क्लियर हो गया। 11% इंक्रीज्ड बाय शेड्यूल 5। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर इंडिविजुअली इनको कितना मिलेगा 5%, और इनके साथ और भी होल टाइम डायरेक्टर है तो सारे होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी सब अगर मिल गए तो 10%। और अगर इंक्रीज करना है तो एसआर पास करो, लेकिन ओवरऑल 11% इंक्रीज करना है तो कहां जाओ शेड्यूल 5 में। यहां तक क्लियर है। अभी मैंने शेड्यूल 5 में नहीं बोला कि क्या करना है। गुड। अब आते हैं भैया, द रेम्यूनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर, वाह, नॉर होल टाइम डायरेक्टर, हाँ, शेल नॉट एक्सीड। मतलब अब पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात हुई। 1% of the net profits of the company if there is managing director or whole time director or manager, and 3% of the net profit if in any other case. Okay, fine, done। और इनको बढ़ाना हो तो क्या करें? कुछ दिख रहा है बढ़ाने का स्कोप? है ना, चालू वहीं से हुआ है। एसआर पास करो, बढ़ा लो, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर if no MD or manager 3%। क्या ओवरऑल के इंडिविजुअल? if MD or manager is there 1%। ओवरऑल के इंडिविजुअल आओ आओ आओ। रेम्यूनरेशन पेएबल टू directors who are neither managing director nor whole time director shall not exceed 1% of the net profit of the company if there is a managing or whole time director, or the 3% of the net profit in any other case। तो मेरे डियर फ्रेंड, यहां पर तो इंडिविजुअल की बात हो रही थी, ये तो ओवरऑल है। वैसे भी बिल्कुल सटीक बैठती है बात।
नहीं भी समझना है तो ऐसे समझ लो, ये ओवरऑल है कितना है, और ये ओवरऑल है कितना है, और ये टोटल है कितना। सर एक एमडी है, वेरी गुड, 5% उसको दे दिया। अच्छा सर एक होल टाइम डायरेक्टर है, दे दो जितना देना है। सर उसको भी दे दिया 5%, तो हो गए ना 2, 10, एक उनको दे दो बाहर वाले। सर ना एमडी है ना मैनेजर है, होल टाइम डायरेक्टर है क्या? बोले हाँ होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ना एमडी है ना मैनेजर है ना होल टाइम डायरेक्टर है, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ही है सारे, तो उन सबको मिला के 3% ओवरऑल दे दो, काम खत्म। और अगर इनसे बढ़ाना हो तो इफ वांट टू इंक्रीज, SR in जनरल मीटिंग। अगर एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन क्या होगा? एक बात, if remuneration payable to director who are neither managing director nor whole-time director shall exceed 1% of the net profit of the company if there is managing or whole-time director or manager, तीनों हैं बाबू, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है तो ये है। कंफ्यूजन क्लियर? गॉट इट? तीनों है। अच्छा मैंने एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर तीनों लिखना था। चल, इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक की बात क्लियर हो गई? ओके, इसके बाद आता है खाली एसआर से काम नहीं चलेगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, 4 लोग हो गए भाई साहब। एक हो गया बैंक, एक हो गया पीएफआई, एक हो गया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और एक हो गया एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर के बाद एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर में बचता ही क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर भी तो सिक्योर्ड क्रेडिटर ही होते हैं, पर ठीक है अब उनको चबाना है तो चबाएं। तो सर उनका यह कहना है कि बैंक हो कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कोई और सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, तो सीधी सी बात है, बैंक भी बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देती, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता, डिबेंचर भी बिना सिक्योरिटी के इशू नहीं होते, यानी टोटल बात चल रही सिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रायर अप्रूवल लो बैंक की, पीएफआई की, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर की या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर की, इन केस में भी शेल बी ऑब्टेन बाय कंपनी बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। बाबू ये जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन तुम पास करने का बीड़ा उठा रहे हो,
अगर तुमने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ ड्यूज का सिक्योर्ड क्रेडिटर को, तो अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देने के पहले उनसे अप्रूवल ले आना, क्योंकि तुमसे क्रेडिटरों का पैसा चुकाया नहीं जा रहा है नालायकों, और तुम डायरेक्टरों का रेम्यूनरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हो। तुमसे अपने क्रेडिटरों का पैसा नहीं चुकाया जा रहा है और तुम रेम्यूनरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हो। बताओ, मतलब साला तुम कर कुछ रहे नहीं हो और तनख्वाह बढ़ा दो, ना हो पाएगा। परमिशन लाओ। इफ डिफॉल्टेड, फॉर whom? बैंक, FI, डिबेंचर होल्डर, secured creditor. What you need? Prior approval before SR. उनसे प्रायर अप्रूवल चाहिए सर बिफोर स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर डिफॉल्ट किया है बैंक का, FI का, डिबेंचर होल्डर्स का, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जाओ पहले प्रायर अप्रूवल लेके आओ इनकी, उसके बाद SR वेसार पास करना। नहीं तो तुम्हारा SR पास करने का कोई मीनिंग ही नहीं। ये चार्ट है ना, धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होगा जो अपन बना रहे, बढ़ता जाएगा। फिर ये स्लाइड में नहीं आएगा, फिर अपन अलग पेज पे जाएंगे, बट इसको 2-3 बार बनाएंगे ताकि क्या अपने क्रिस्टल क्लैरिटी होती जाए। ओवरऑल 11%, MD मैनेजर अकेला हो तो अकेले को 5% इंडिविजुअल दे दो, MD मैनेजर प्लस होल टाइम डायरेक्टर साथ में हो तो ओवरऑल 10% दे दो। इंक्रीज करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं तो अगर कोई MD मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव ही गेम खेल रहे हैं, तो 3% ओवरऑल दे दो। और अगर MD मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर है तो 1% ओवरऑल देना। अगर इंक्रीज करना है तो SR पास कर लेना। लेकिन तुमने अगर अपने डिफॉल्ट कर रखे हैं बैंक में, FI में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सिक्योर्ड क्रेडिटर में, तो पहले उनसे प्रायर अप्रूवल ले लेना, उसके बाद घुसना इधर। अदरवाइज जरूरत नहीं है भाई साहब उधर आंख डालने की भी कि हम बढ़ा लें क्या। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ो। ओके, ये पूरी बात बेटा कब की थी मालूम? ये पूरी बात थी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। When we are in profits, जब हम प्रॉफिट्स में हैं। अब इसके बाद बात आती है कि when you are talking about percentages, these percentage aforesaid shall be exclusive of any fees payable to director under subsection 5 as sitting fees. सिटिंग फीस को एक्सक्लूड करके, मीटिंग की सिटिंग फीस। सबसेक्शन 5 क्या कहती है जरा एक बार देख लें। A director may receive remuneration by way of fees for attending the meeting of the board or committee thereof, or for any other purpose whatsoever may be decided by the board, provided that amount of such fees shall not exceed the amount as may be prescribed, provided that different fees for different class of companies and fees in respect of independent director may be such as may be prescribed. Okay.
तो सबसेक्शन 5 बोल रहे हैं कि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन सिटिंग फीस के रूप में भी दिया जा सकता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, जो भी बोर्ड डिसाइड करे। रूल्स कहते हैं कि सिटिंग फीस जो पे करनी है attending the meeting of the board of committees thereof, such sum as may be decided by the board of director thereof, which shall not exceed 1 lakh rupees per meeting of the board or committee thereof, provided that independent director and women director, the sitting fees shall not be less than the sitting fees payable to other director. Wow, wow, wow. सिटिंग फीस के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि सिटिंग फीस सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ही दी जाती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस देने की जरूरत क्या है, तनख्वाह देते रहे उनको। जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको तो आप रेम्यूनरेशन ही दे रहे हो, व्हाई दे वांट एक्स्ट्रा सिटिंग फीस फॉर कमिंग इनटू मीटिंग। तो मैं भी यही मानता हूं कि नॉर्मली जो सिटिंग फीस है वो दी जाती है किसको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। बट क्या सिटिंग फीस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं दी जा सकती, इस बारे में एक्ट साइलेंट है। क्योंकि ये भी बोल रहे हैं, सबसेक्शन 5 भी बोल रही है, अ डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ fee for attending the meeting of the board or committee thereof or for any other purpose whatever as may be decided by the board। तो इन्होंने अ डायरेक्टर बोला, ये नहीं बोला पार्ट टाइम डायरेक्टर। बट आप नॉर्मल लाइफ में मान के चलना, जब आप ऑडिट करने जाओगे ना तो आपको ऐसे होल टाइम डायरेक्टर नहीं मिलेंगे जो सिटिंग फीस ले रहे हो। थोड़ा सा ध्यान रखना। पर अब अपना मॉड्यूल तो कुछ अपने मॉड्यूल और अपने क्वेश्चन कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, वो तो होल टाइम डायरेक्टर को भी सिटिंग फीस दे देते। तो चलो ठीक है, बट इतना तो समझ में आ जाए आपको कि बेटा ये जो रेम्यूनरेशन यहां दिया गया है, चाहे वो कोई सा भी रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो 11% हो, जस्ट कौन सा भी रेम्यूनरेशन हो, चाहे वो 11% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 3% हो, ये सब है एक्सक्लूडिंग सिटिंग फीस। They all are excluding what? Sitting fees. देखो नैन्सी, अब अपन बोल नहीं सकते इस बारे में कुछ भी कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, बट लॉजिकली देखा जाए तो सिटिंग फीस इज टू बी गिवन ओनली फॉर द बोर्ड मीटिंग्स एंड कमिटी मीटिंग्स। दिस सिटिंग फीस क्राइटेरिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु आर ऑल द वे कमिंग टू मीटिंग, सो वी नीड टू गिव देम अमाउंट। ये एक परिपाटी चली आ रही, बट स्टिल नाइदर कंपनी सेक्रेटरीज आर very much sure about it, nobody is sure about it that whether they can give। तो अपना मॉड्यूल तो दोनों देता है, तो अपन भी क्यों में परेशान हो। मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे और वहां देखोगे कि सिटिंग फीस क्या हुआ, और आप गलती से पूछना बैठो कंपनी सेक्रेटरी से कि भाई साहब वो इनको होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी है क्या, तो वो हंसना दे आपके ऊपर। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो बोलेगा यार इनको रेम्यूनरेशन दे रहे तो आपके मीटिंग में आने के लिए अलग से फीस देंगे इनको। रोज तो यहीं बैठ रहा है एमडी, आप बताओ एमडी रोज ऑफिस में बैठ रहा है, उसको दूसरे केबिन में बैठने के लिए मैं सिटिंग फीस दूंगा कि सर जरा उस केबिन में आना, सिटिंग फीस, उसका तो काम ही मीटिंग करना है। लॉजिकली नहीं हो, इसलिए तो मेरे बच्चों एक और पढ़ लें, निधि कंपनियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। In case of निधि कंपनी,
Second proviso to 197(1) shall apply with modification that remuneration of a director who is neither managing director nor whole-time director or manager performing special service to Nidhi specified in articles of association may be paid by way of monthly payment subject to approval of the company in general meeting and also the provision of section 197. Okay. Provided that no approval of company in general meeting shall be required where a Nidhi does not have managing director or whole-time director or manager. The remuneration payable during financial year to all the director of Nidhi company does not exceed 10% of the net profit of such Nidhi company or 15 lakh rupees, whichever is less, and a remuneration payable under clause B is approved by a special resolution passed in this behalf by Nidhi company. अब निधि कंपनी पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपसे पूछेगा, इसमें मेरे को भयंकर शक, वो भी इस नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि निधि कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सेकेंड प्रोविजन टू 197(1) अपन थे 197 पर, ये था इसका फर्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इन जनरल मीटिंग में अथॉराइज शेड्यूल 5, और ये था इसका सेकेंड प्रोविजो जिसके अंदर वो इंडिविजुअल लिमिट्स दे रहे थे। फर्स्ट प्रोविजो में तो ओवरऑल लिमिट को बढ़ाने की बात की गई थी, सेकेंड प्रोविजो में एक इंडिविजुअल लिमिट्स की बात की गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल लिमिट जो है ना 1%, 3%, 5% वाली, ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ निधि कंपनी सेकेंड प्रोविजो यानी इंडिविजुअल लिमिट शेल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन के साथ लगेगी कि रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर हु इज नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर, हु इज नॉर होल टाइम डायरेक्टर, नॉर ही इज अ मैनेजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल सर्विस टू निधि specified in article of association may be paid by way of monthly payment subject to the approval of section 197। बेटा देखो सेकेंड प्रोविजो कौन सा है, लेट अस फर्स्ट डिटरमाइन सेकेंड प्रोविजो है कौन सा। बेटा पहला प्रोविजो तो ये रहा, प्रोवाइडेड दैट, उसके बाद सेकेंड प्रोविजो ये है और थर्ड प्रोविजो ये है। वी हैव 3 डिफरेंट प्रोविजंस। आओ आपका कंफ्यूजन और मेरा कंफ्यूजन दोनों दूर कर देते हैं। एमसीए की साइट पर जाना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, जब भी कंफ्यूजन सीधे यहां ई बुक चैप्टर नंबर 13 सेक्शन नंबर 197। देखो बेटा, पहला प्रोविजो प्रोवाइडेड 197, पहला प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इन जनरल मीटिंग में, ओके। दूसरा प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए और बी। ये तीसरा प्रोविजो है जो इंसर्ट किया ना अभी ग्रीन वाला डिफॉल्ट वाला, ये थर्ड प्रोविजो है, ठीक है। सो टेंशन नहीं। फर्स्ट प्रोविजो ये रहा, सेकेंड प्रोविजो ये रहा, और ये थर्ड प्रोविजो है। तो ये इंडिविजुअल लिमिट्स जो हैं दे विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर हुम। एक निधि कंपनी का ऐसा डायरेक्टर
जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर, ना मैनेजर है, लेकिन वो निधि कंपनी को स्पेशल सर्विसेज दे रहा है, तो निधि कंपनी उसको मंथली रेम्यूनरेशन दे सकती है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 की ओवरऑल प्रोविजन तो 11% लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसको मंथली रेम्यूनरेशन दे देंगे। हाँ भैया ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग शेल बी रिक्वायर्ड, आपको जनरल मीटिंग के अंदर ऐसी अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर निधि कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, फुल टाइम डायरेक्टर ही नहीं है, मैनेजर ही नहीं है, और रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ऑल द डायरेक्टर ऑफ द निधि कंपनी डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ निधि कंपनी और 15 लाख रुपीज। सिंपल है। एक निधि कंपनी है, उसमें 1 2 3 4 5 6 सब पार्ट टाइम डायरेक्टर है। हो तो इनको सबको मंथली रेम्यूनरेशन दे दो, कोई टेंशन नहीं। ध्यान रखना ओवरऑल लिमिट 11% रहे, और ओवरऑल लिमिट 11% की रहने के बाद भी उन्होंने ऊपर से और डाल दिया कि द रेम्यूनरेशन पेएबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू ऑल डायरेक्टर ऑफ द निधि डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ सब निधि और 15 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। 10% या 15 लाख के ऊपर ना जाए तो कोई जनरल मीटिंग की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ 10 के ऊपर जा रहा है और 11 के अंदर अंदर है तो जनरल मीटिंग की परमिशन ले लियो। आप तो इतना ध्यान रख लो कि अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर देख लेंगे। उसके बाद बोलते हैं आर रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर क्लॉज बी इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन दिस बिहाफ बाय निधि कंपनी। All director of Nidhi does not exceed 10% if net profit of such Nidhi or 15 lakh rupees whichever is less। आपको तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन भी नहीं पास करना है। ओके, a remuneration payable under clause B is approved by special resolution passed in this behalf by Nidhi। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास पहले ही कर दिया है तो फिर आपको जनरल मीटिंग से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ओवरऑल इतना ध्यान रखो कि निधि कंपनी में कुछ एग्जम्पशन है। मैं तो याद भी नहीं करवाऊंगा आपको निधि कंपनी के एग्जम्पशन, क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। देयर इज नो मीनिंग ऑफ निधि कंपनी। आप मत दिमाग लगाओ उस पर, आप मेन कंसंट्रेशन यहां रखो। अब सबसेक्शन 3 कहती है, सबसेक्शन 3 जो आती है ना, वो आती है बुरे समय में। अभी हम रेम्यूनरेशन जो देख रहे थे वो कहां देख रहे थे? अच्छे समय में। तो पहले अच्छे समय को पूरा कर लो एक बार। आज अपना काम अच्छा समय पूरा करना, कल बुरे समय में ध्यान करेंगे। अब अच्छे समय में अपना एक चीज बची है, अगर इंक्रीज करना है तो शेड्यूल 5 में जाना पड़ेगा। तो आइए जरा अच्छे समय के लिए चलें। शेड्यूल 5 में मैंने आप सबको शेड्यूल 5 भेजा था आज सुबह सुबह, तो जरा वो शेड्यूल 5 मतलब यहां तो मैं दिखा रहा हूं, आप अपना शेड्यूल 5 उसको रेफर कर सकते हो बाद में जब आपको जरूरत पड़े। देखो पहले तो मैं शेड्यूल 5 का स्ट्रक्चर बता दूं। शेड्यूल 5 किसके लिए है? शेड्यूल 5 इज फॉर ओनली 2 सेक्शंस, दे आर नोन एज 196 एंड 197। कहीं और शेड्यूल 5 लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ 196 एंड 197। ओके, हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज? पहले तो पार्ट लेते हैं। पार्ट 1 है conditions to be fulfilled for appointment of a managing director or whole time director or manager without the approval of central government। 196 से रिलेटेड करता है ये। अभी जब मैं 196 को कंप्लीट कराऊंगा तो आपको ये पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पार्ट 2 इज अबाउट रेम्यूनरेशन। ओके, रेम्यूनरेशन के अंदर भी ढेर सारे सेक्शन है।
पार्ट 3 इज अबाउट प्रोविजंस अप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस शेड्यूल। कुछ और प्रोविजन एडिशनल पार्ट 3 और पार्ट 2 में जो दिए हैं वो। और पार्ट 4 है सिंपल सी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में एग्जाम क्लास और क्लास ऑफ कंपनी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, तो वो है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो शेड्यूल के कितने पार्ट हुए? 4। और उन 4 पार्ट में से पहला पार्ट तो निकल गया 196 का। अब आते हैं किस पार्ट पर? रेम्यूनरेशन वाले पार्ट पर, जो 197 से रिलेटेड है। अब ध्यान देना मेरी बात का, बहुत इंपॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन के अंदर सेक्शन 1, when we are talking about remuneration, there is section 1। पार्ट 2 के कितने सेक्शन है मालूम? सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 3। कहां गया भैया? सेक्शन 3 3 और सेक्शन 4 4 और सेक्शन 5 5 सेक्शंस। पार्ट 2 के 5 सेक्शन, यानी कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए किसका? शेड्यूल 5 का, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो शेड्यूल 5 का आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 196 को डेडिकेटेड है। पार्ट 2 के 4 पार्ट है। पार्ट 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये सेक्शंस। पार्ट 3 और पार्ट 4 एज इट इज। अब सेक्शन 1 में आऊं तो सेक्शन 1 बोलता है फॉर प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो तो ये लगेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो सेक्शन 2 लगेगा। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है दोनों पे लगेंगे। मतलब आप प्रॉफिट में हो या प्रॉफिट में ना हो, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 3 बोलता है रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट, हैविंग नो प्रॉफिट, तो सेक्शन 3 भी नो प्रॉफिट पे लगता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। सेक्शन 4 रखता है परक्विजिट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो ये दोनों पे लगता है। और सेक्शन 5 जो है इट टॉक्स अबाउट रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सन इन 2 कंपनीज, ये भी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों पे लगता है। यानी कि आप अब ओवरऑल जब घटनाएं बनाते हो तो ये भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट पे है और ये दोनों पे है, प्रॉफिट्स एंड नो प्रॉफिट्स दोनों पे, प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स दोनों पे, फॉर प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इतना बड़ा शेड्यूल है भाई साहब, और इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि लोग इसको सिर्फ चार्ट से ही पढ़ना पसंद करते हैं, डिटेल में तो कोई जाता ही नहीं, जबकि एग्जाम में प्रॉब्लम्स डिटेल में आते हैं। एग्जाम में प्रॉब्लम्स डिटेल में आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पूरी तैयारी नहीं करते लोग इसकी, जबकि पूरी तैयारी करना पड़ेगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा सर? 197 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर उसने ओवरऑल लिमिट बताई 11 की और इंडिविजुअल लिमिट बताई। इंडिविजुअल लिमिट के बढ़ाने के लिए बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। मुझे ओवरऑल लिमिट बढ़ाने की इच्छा है। अगर आपकी ओवरऑल लिमिट बढ़ाने की इच्छा है तो आपको 11% अगर बढ़ाने की इच्छा है मालिक, तो आपको आना पड़ेगा कहां? पार्ट 2 के सेक्शन 1 पे। 1 मिनट पहले ये चार्ट क्लियर हो गया सबको, कहां क्या दिया हुआ है?
अब वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. 3 और 4 तो ऐसे ही है. पार्ट 2 में भी वी हैव टू कंसंट्रेट ओवर ऑल 5 सेक्शंस. सारे सेक्शंस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. चलिए अब आते हैं पार्ट 1 के सेक्शन 1 पे. क्या कहता भैया? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 197, a company having profits in financial year may pay remuneration to managerial person or person not exceeding the limit specified in such section. क्या मतलब निकला इसका? एक मिनट भैया, पहले जरा पढ़ लो. ऊपर देखो, ऊपर पार्ट 1 का टाइटल पढ़ो. कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये पार्ट 1 था. ओके. पार्ट 2 का टाइटल पढ़ो. रेम्यूनरेशन. सेक्शन 1, रेम्यूनरेशन पेएबल बाय कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स. Subject to the provision of 197, a company having profits in a financial year may pay remuneration to a managerial person or person not exceeding the limit specified in that section. तो इसका मतलब क्या 11% से ज्यादा दे ही नहीं सकते? और साला तुमको हमको इतना मूर्ख बनाना था तो तुमने यहां पे क्या बोला? और शेड्यूल 5 क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट टू 197. तो साला तुम क्या बेवकूफ समझते हो क्या हमको? पहले सेक्शन बोलते हो, अच्छा, उसके बाद जाके क्या बोलते हो? बढ़ाना है क्या? हाँ, शेड्यूल 5 जो बोल रहा है वो करो. शेड्यूल 5 क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू 197, आप इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते. तो फिर सब्जेक्ट टू 197 क्यों लगाया? तो अब मैं शेड्यूल की सुनूं कि एक्ट की सुनूं? डेफिनेटली जहां शेड्यूल और एक्ट में कन्फ्लिक्ट होगा, हम किसकी सुनेंगे? एक्ट की सुनेंगे. एक्ट क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इन जनरल मीटिंग में ऑथोराइज द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अब चूंकि भाई तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो चुप है. वो कह रहा है सेक्शन से पूछो. सेक्शन कह रही भैया से पूछो. भैया कह रहे सेक्शन से पूछो. ऐसा था. अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करने के में अकल नहीं लगाते, जरा सी भी लाइन हटा देते. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का प्रोविजन शेड्यूल 5 में था, तो अब शेड्यूल 5 का वो प्रोविजन वहां से डिलीट कर दिया. डिलीट कर साला पार्ट 1 ही डिलीट कर देते. सेक्शन 1 ही डिलीट कर, सेक्शन जो है तुम्हारा वो डिलीट कर देते हैं. जबरन दिमाग खराब कर रहे हो हमारा. पहले यहां जाओ ना, फिर वहां जाओ ना, वहां जाओ तो बोलो कि यहां मत आओ. और पागल हो गया. अरे भैया सेक्शन 1 डिलीट ही कर देते. पहले जो सेक्शन 1 था वो अलग था, अभी जो सेक्शन 1 है वो अलग. तो सेक्शन 1 में पहले जो था, जब उसको अमेंड किया तुमने, तो सेक्शन 1 ही डिलीट कर देते हैं. अब वो हंसी का पात्र हो गया सेक्शन 1. और अब मेरी बात भयंकर ध्यान से सुनना.
कि कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग के अंदर ऑथोराइज कर सकती है पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन एक्सीडिंग 11%, यानी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 11% से ज्यादा दे दो, है ना। और इंडिविजुअल लिमिट को अगर बढ़ाना हो तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। अच्छा, और ये 11% से बढ़ाना हो तो ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना किसी की जरूरत नहीं। ये कैसा लॉ बनाया है कि जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 11% से बढ़ा, और इंडिविजुअल लिमिट बढ़ानी हो ना, 11 के अंदर वाली लिमिट बढ़ानी हो तो तुमको स्पेशल, और 11 को बढ़ाना हो तो तुमको जनरल। वारे भाई क्या अमेंडमेंट किया यार, मजा आ गया भाई साहब। वो यही है, थक गया मैं पूछ पूछ के लोगों से कि लॉजिक तो बता दो इसका, क्या क्या कर रहा है, क्या पी के प्रोविजन है क्या, कैसा झूमता झामता प्रोविजन है, बताओ आप। ओवरऑल लिमिट बढ़ानी हो ऑर्डिनरी 11% से बढ़ानी है। हाँ, जीएम बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में नीचे, तो नीचे का है कोई एसआर रखा, वहां भी ओआर कर देते ना, वहां एसआर। तो भाई अब क्या करें, कुछ नहीं करें, जो है वही समझना पड़ेगा। अब उससे ज्यादा मैं भी क्या लॉजिक दिखाऊंगा आपको, आपको अजीब लगेगा पर वो अजीब है। अच्छा, पहले क्या था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी थी तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ठीक था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आगे बढ़ जाओ। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल डिलीट कर दी, ओआर वहीं रहने दिया, गड़बड़ हो गई। अब क्या करोगे आप सिवाय हंसने के कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आप यहां पे जो ये लेकर के आए ओवरऑल लिमिट्स के अंदर कि आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ये बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन्होंने डाला, कंपनीज एक्ट में इंसर्ट करके डाला स्पेशल रेजोल्यूशन, और शेड्यूल 5 उसमें अमेंडमेंट किया, तो प्रॉब्लम इन्हीं की हो गई। तो अब अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को तो इतना मालूम है कि अगर आप 11% से ज्यादा जाना चाहते हो तो यहां शेड्यूल 5 की जगह ब्रैकेट में एक चीज और लिख ली जाए, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मोर देन 11% आप दे सकते, और यही सेक्शन बोल रही है, शेड्यूल विड्यूल कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा, एक बात और कि यहां जो जा रहे हैं ये अप्रूवल सिर्फ 5-10 ये एसआर के पहले अप्रूवल लेनी है या इस ओआर के पहले भी अप्रूवल लेनी है? ये एसआर के पहले अप्रूवल लेनी है या ये इस ओआर के पहले अप्रूवल लेनी है? ये जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला चक्कर है, whether this approval has to be taken only for for approval in general meeting for SR or approval in general meeting for OR also. Go with it. Just a minute. मैं आपको जब लेके आया था यहां पे तो मैंने आपको कहा था कि बच्चा देखो, ये है
सबसेक्शन 1, यह है पहला प्रोविजो, यह है दूसरा प्रोविजो और यह है तीसरा प्रोविजो। प्रोवाइडेड ऑल्सो वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड ऑल दैट। बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चाहिए बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। अब देखो ये प्रोविजो जो चला जा रहा है ना, ये प्रोविजो सबसेक्शन 1 के कंटिन्यूएंस में ही चला जा रहा है। तो ऊपर जितनी भी जनरल परमिशन हैं, जितनी भी जनरल मीटिंग से परमिशन आ रही, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन की आ रही है, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की आ रही है, जो भी आ रही है, वो सारी जो परमिशन है वो सब डिफॉल्ट वाला भी लगेगा। यानी 11% से ऊपर उठाना है तो भी डिफॉल्ट वाला लगेगा, इंडिविजुअल उठाना है तो भी डिफॉल्ट वाला लगेगा। दोनों बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, नीचे वालों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ऊपर वालों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। तो आज पूरा दिमाग ऐसी तैसी करके अपन ने ये समझा, दिमाग का दही हो जाएगा आपका, ये चैप्टर खत्म होने दो। दिमाग का दही भयंकर वाला, मतलब छाछ बना के लस्सी बना के पी लो, ऐसा हो जाएगा। अब है तो है, अब मैं क्या करूं। ओवरऑल 11 बढ़ाना हो तो ऑर्डिनराइजेशन जनरल मीटिंग, इधर एसआर इंडिविजुअल बढ़ाना हो तो ये कुल जमा बात आज का टेक अवे। कल वापस मिलेंगे, फिर दही जमाएंगे, फिर रायता फैलाएंगे। अभी आप रुको, फिर सब कुछ जब हो जाएगा तब एक ओवरऑल चार्ट बनाएंगे। तो अभी तो ये फैलाने का कार्यक्रम चलता रहेगा 2 दिन, फिर मिलेंगे वापस। कल मिलते हैं, बात करते हैं।